माणसातला शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे महामंत्री राजेशजी पांडे नमस्कार. खडकी शिक्षण संस्थेचे आणि सर्वप्रथम खडकी शिक्षण संस्थेच्या वतीने भारतीय जनता पांडे आणि कारण आपल्याला माहिती खडकी शिक्षण संस्थेचे आणि आमदार सर्वप्रथम मी पोलीस आज आपण 11 वर्षामध्ये बद्दल हा संपूर्ण भारतात केला आणि संपूर्ण जगामध्ये त्याची ओळख निर्माण झालेली आहे. आपण रोज पाहतो ते इतकं काम करतात तर आपल्याला लाज वाटतो. आपणही यावेळेला काहीच करत नाही. आपण केलेली आहे आणि टीचिंग मेथडची फळा आणि स्वरूप आयोगाजवळ इंटरॅक्टिव्ह बोर्ड हे आपण सर्व कॉलेज आणि शाळेच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षकांना दिलेले आहे. इंटरॅक्टिव्ह बोर्ड शिकवल्यामुळे अनेक नवनवीन सुविधा मिळतात आणि अनेक माहिती एका स्क्रीनवर इंटरॅक्टिव्ह बोर्डवर विद्यार्थ्यांना शिकवली जाते. ते जेणेकरून टेक्नॉलॉजीचा वापर करून जे त्या काही आपण करतो स्पोर्ट्समध्ये आपण मागणी धनराज फुले ही आपली उत्पत्ती आहे कॉलेजची आणि म्हणून खडकीला आपला हॉकी संघ 33 वर्ष इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटीमध्ये पहिला क्रमांक मिळवतो आणि आपण यावर्षी मराठी माध्यमातील विद्यार्थी कमी व्हायला लागली म्हणून नवीन प्रयत्न केला. कारण आपल्या क्षेत्राच्या आधी भागामध्ये जे वारकरी मुलं आहे त्या वारकरी मुलांसाठी आपण त्या शिक्षणाची व्यवस्था नव्हती आणि त्यासाठी त्यांना ग्रामीणची व्यवस्था आपण निर्माण केली आणि आज त्या माध्यमातून आळंदीच्या मुलांमध्ये आपण इथे भेट मिळत आहोत आणि त्यांना फ्री शिक्षण आपण खर्च सुद्धा संस्था करते. केवळ भारतीय समुदायातील मुलांना चांगलं शिक्षण मिळावं हा त्याचा हेतू आहे आणि अनेक क्लास आपण गणिताची लॅब आहे, मराठीची लॅब आहे आणि चित्रकला महाविद्यालय सुद्धा आपण निर्माण केलेलं आहे. अशा पद्धतीने एकाच ठिकाणी अनेक युनिट म्हणजे त्याच्या डिपार्टमेंट स्टोर असतो त्या पद्धतीने शैक्षणिक अनेक सुविधा आपण आपल्या विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी देत आहोत आणि मला आनंदाने सागर विद्यापीठाचे काही पूर्वी दत्तमाराजी वडगावले होते त्यांनी सुद्धा या संस्थेचं अध्यक्षपद या पद्धतीने घोषवलेलं आहे. अशाप्रमाणे KG to PG हा संपूर्ण अभ्यासक्रम एकदा KGला कळल्यानंतर या संस्थेमध्ये शिक्षण घेऊ शकतो आणि या गोष्टीचा म्हणजे या भागात जाण्याप्रमाणे ऍडमिशन करत नाही तर 35% विद्यार्थ्यांना जे कुठून होतात त्यांना सुद्धा आम्ही प्रवेश या ठिकाणी देतो आणि त्या 35% वाल्यांना 50%पर्यंत 60% नेण्याचा प्रयत्न आमचे सर्व प्राध्यापक करत असतात. सांगण्याचा मुद्दा एवढाच आहे की नागरी वर्गासाठी ही संस्था आहे त्या दृष्टीने डोंबिवली दापोली खडकी सिंधुवाडी अंबोर मुखेल अशा कुठल्याही भागातील मुलांना या ठिकाणी प्रणाली देतो आणि उच्च शिक्षण देण्याचा हा संस्थेचा प्रयत्न असतो आणि त्या दृष्टीकोनातून ही संस्था गेली 111 वर्ष काम करत आहे. पुढच्या काळात आपल्या सर्वांचे आशीर्वाद भेटतात त्याच्यामुळे आम्ही पुढे जात आहोत. पुढच्या काळातील जेव्हा इकॉनॉमी कॉलेजमध्ये होईल तर अनेक कोर्सेस अनेक बंधन ते होतील. नवीन शैक्षणिक धोरणाला निर्माण होतं आणि त्या धोरणाच्या माध्यमातून नवीन काहीतरी देण्याचा प्रयत्न हा आपल्या विद्यार्थ्यांना असेल. त्यांनी तुमची बदलावणी आम्ही गेल्या वर्षामध्ये आपण केलेली आहे आणि त्या दिवसांवर आम्ही काम करत आहोत. प्रत्येका कार्यक्रमाला लोकल फिरत होत आहे आपल्या सर्वांच्या या निमित्ताने मनापासून भरपूर शिक्षण स्वागत करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद जय महाराष्ट्र. मंत्री आपल्या खडकी शिक्षण संस्थेच्या आवारामध्ये आलेले आहेत तर तुम्ही SK जैन साहेबांना विनंती करतो की आपण सभेला संबोधित करावं. सर्व मान्यवर माझ्या समोर बसलेले
सिद्धार्थ शिरोळे आपले जे लाडके आमदार आहेत त्यांच्या निवडणुकीसाठी आपण सर्व इथे जमा झाले आहोत आणि त्यांना आशीर्वाद देण्यासाठी निवडणूक काही गरज आहे पण त्यांना आशीर्वाद देण्यासाठी आपण सर्व इथे जमलो आहोत असं मला वाटतं. कारण ही फॉर्मॅलिटी आहे 23 तारखेला मतदान 24 तारखेला रिझल्ट. हकीकत आपल्याला सर्व प्रॉब्लेम असतात ते जर सॉल्व्ह करायचं असेल तर त्याची पद्धत एकच आहे. आपण सर्व एक मताने खडकी शिक्षण संस्थेमध्ये निवडणूक न होता किंवा काहीतरी फॉर्मॅलिटी असते आणि म्हणून संस्थेची प्रगती होते आणि त्याचप्रमाणे आपण जेव्हा आपण म्हणतो की डबल इंजिनचं सरकार असतं त्याचे फायदे काय होतात ते आपल्याला माहिती. आपल्याकडे निवडून भाकर कवरेज शास्त्र सामान आपल्या बाकीच्या सर्व जे आहेत ते सर्वांना मदतीने आपल्या सर्व इथे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते सर्व सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न हे सर्व करून आपले संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह साहेब त्यांच्या आशीर्वादाने सॉल्व्ह होतील. आपले प्रयत्न जे असतात ते या भागातून नागरिकांचं नागरिक जीवन सुंदर व्हावं. आपले जे काही प्रश्न आहेत लीजचे वोट बँक वगैरे ह्या सर्व गोष्टी नीटपणे व्हावं. मी आपल्याला एक गोष्ट सांगू इच्छितो की खडकीमध्ये खडकी एकच आहे आणि खडकीचा वापरलेला आमच्या कुठे बोलत नसते. आमच्या घरात जात वगैरे कुठल्या प्रकारे बोलत नसते. जे काही असतील ते आपण बाहेर जातो तर आम्ही खडकी करावं असं सांगून आपण बाहेर जात असतो. आणि कदाचित त्याच कारण आहे की आपण गेल्या अनेक वर्षामध्ये गुन्हा योजनाला राहत असतो आणि अशा प्रकारे महिलांना आपली जी प्रगती होते. काही कार्यक्रम आपण घ्यायचे आहे. आपण इथं पाहिलं की मेट्रोचं नेटवर्क आपल्या खडकी स्टेशनवरून आहे. इतर गोष्टी आपल्या इथून होत नाही. ज्या काही आणखी चांगल्या गोष्टी घ्यायच्या ते म्हणजे आपल्या सर्वांना सुविधा देऊन म्हणजे चांगल्या कायमच्या गजरात आपण स्वागत करूया. कार्यक्रम स्वागत और सुस्वागत सभी गणमान्य अतिथियों का ज्ञान की काशी अर्थात कुंभ नगरी और छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पावन भूमि में स्थित खड़की में आपका सभी का तहे दिल से स्वागत है. खड़की जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है. इतिहास के पन्नों में खड़की में घटी लड़ाई सबको मालूम है, प्रसिद्ध है. केरल से लेकर कन्याकुमारी तक के सारे लोग यहाँ रहते हैं. खड़की जानी जाती है गोला बारूद फैक्ट्री के लिए. खड़की जानी जाती है खड़की शिक्षण संस्था के लिए तथा खेल कूद के लिए जिसमें हॉकी का नाम ऊंचे स्थान पर है. इतना ही नहीं खड़की में बैडमिंटन की शुरुआत हुई. ऐसे गौरवशाली परिवेश में आप सभी का विनम्र अनुरोध करते हुए मुझे बड़ी खुशी हुई है. आप सभी कृपया स्थान ग्रहण करें. पीछे थोड़ी आवाज आ रही है, आपको विनती है कृपया शांत रहिए. शिवाजीनगर विधानसभा चुनाव 2024 की जनसभा में उपस्थित भारत देश के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का शब्द सुनने द्वारा मैं स्वागत करता हूँ. खड़की कैंटोनमेंट के उपाध्यक्ष माननीय श्री दुर्योधन भास्कर जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ. भास्कर साहब, आप कृपया आपका मंतव्य यहाँ रखें. अतिथि देवो भव यह हमारी भारतीय संस्कृति है जिसका निर्वहन करते हुए अतिथियों का सम्मान करना हमारा केवल धर्म ही नहीं किंतु कर्तव्य है. इसी
शिक्षण संस्था में संपन्न हो रहा है। इसीलिए हात लावू नका। आज की समारोह में कृति शिक्षण संस्था में यह समारोह संपन्न हो रहा है। इसीलिए हमारी संस्था की ओर से आज के प्रमुख अतिथि आदरणीय राजनाथ सिंह जी का सम्मान करने हेतु कृति शिक्षण संस्था के अध्यक्ष माननीय कृष्ण कुमार गोयल जी को तथा इसके जैन सर और राजेश जी पांडे जी को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ। धीरज जी घाटे और राजेश जी पांडे द्वारा माननीय राजेंद्रनाथ सिंह जी का स्वागत हो रहा है। संविधान देकर और बाबा साहब की प्रतिमा देकर स्वागत कर रही है। शिवाजी क्षीरसागर जी 10 साल कांग्रेस के नगरसेवक थे। आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की ओर से माननीय मंत्री जी का स्वागत हो रहा है। बाला साहेब आंबेडकर अमित सावंत अप्पा बोडके अभिषेक बोगी की तरफ से ये स्वागत हो रहा है। सिद्धार्थ जी सरोड़े जी का जो विकास से नामा है उसका प्रकाशन अभी होने जा रहा है। मैं मंत्री जी से विनती करता हूं कि ये प्रकाशन आप करें। कैंटोनमेंट के उपाध्यक्ष माननीय दुर्योधन भास्कर जी से विनती है कि वो अपना मंतव्य रखें।
शिवाजी नगर मतदार संघ महायुति के उम्मीदवार विधायक आदरणीय सिद्धार्थ सुरेशा इनके प्रचार के लिए भारत देश के संरक्षण मंत्री भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी मंच पर पुणे शहर के अध्यक्ष नीरज जी लाटे, ज्येष्ठ नित्याराजी जी पांडे, ज्येष्ठ एडवोकेट एसके जैन साहब, खड़की शिक्षण संस्था के अध्यक्ष और ज्येष्ठ उद्योगपति कृष्ण कुमार गोयल जी, उप महापौर सुनीता वाडेकर जी, कमलेश जी जासकर, राघव जी सावंत, कारगिल भाई हिवरकर, युवा मोर्चा अध्यक्ष अजीत जी कुमार, महिला मोर्चा अध्यक्ष जयंत जी बोले, सम्मानीय व्यासपीठ और प्रिय मतदार बंधु, सर जी यहाँ पे विधायक साहब ने छत्रपति शिवाजी नगर मतदार संघ में लास्ट 5 साल में बहुत सारे काम किए हैं। ये साल भी उनका प्रचार छत्रपति शिवाजी नगर मतदार संघ में अच्छा ही चल रहा है। हम अभी प्रचार के बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे, बट हमारा जो खड़की है, ये जो खड़की छावनी परिषद है, उनके बारे में 2 बात हमें रखना है सर। ये ब्रिटिश कालीन खड़की का जो ग्रोथ होना चाहिए, वो ग्रोथ 75 ईयर से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, 1% भी नहीं हुआ। जब से ब्रिटिश यहाँ से चले गए तब का खड़की वैसा ही खड़की रहा है। हमारी रिक्वेस्ट है सर कि खड़की का जो एफएसआर है, एफएसआर बढ़ाना चाहिए। जो म्यूटेशन के केसेस है, म्यूटेशन यहाँ पे सेंट्रल में जाता है तो जल्दी होता नहीं है, तो पीडी लेवल पे ये म्यूटेशन होना चाहिए। जेएमसी का जो हिस्सा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो जाता है, वो हिस्सा हमें मिलता नहीं है। पहला ऑपराय था, ऑपराय का हिस्सा जो स्टेट गवर्नमेंट हमें देती थी, अभी जीएसटी का 9% सेंट्रल में 9% स्टेट में जाता है, वो हिसाब स्टेट भी नहीं देती और सेंट्रल भी नहीं देती है। इसलिए कैंटर बोर्ड की हालत, फाइनेंशियल हालत है, बहुत हालत खराब है। इसलिए हमें कर्मचारी लोगों को पेमेंट भी नहीं दे सकते। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे जीएसटी का हिस्सा मिले। और जो लीज पॉलिसी है सर, कई सालों से लीज पॉलिसी फाइनलाइज हुई नहीं है। 1 साल का लीज टेम्पोररी लीज दिया जाता है, उसमें बहुत सारा मुकदमा कैंटोनमेंट बोर्ड लेती है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है सर कि जो लीज पॉलिसी है जल्द से जल्द यहाँ पे की जाए, ताकि आम लोगों को, जनता को रिलीफ मिल जाए। दूसरा सर, प्रधानमंत्री आवास योजना जो कॉर्पोरेशन में चलती है, वहाँ पे बहुत सारे जो स्लम्स है कैंट बोर्ड में, वो स्लम सारे एवन डिफेंस लैंड, पिट्टू डिफेंस लैंड, ओल्ड ग्रैंड लैंड पे सब स्लम बैठे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है, जैसा कॉर्पोरेशन में प्रधानमंत्री आवास योजना स्लम पे हो जाती है, वैसे हमारे कैंट बोर्ड में कौन सा भी जगह रहने दो, वहाँ पे जो स्लम है, कई सालों से 50 साल 60 सालों से जो स्लम है, वो स्लम पे यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू करनी चाहिए। हमारे इसी खड़की की सब नागरिकों की तरफ से सर रिक्वेस्ट है, उतनी हम आपके पास रखते हैं। दूसरा सर, हमारे खड़की में, खड़की एजुकेशन और स्पोर्ट्स में बहुत आगे है। इंडिया लेवल नहीं तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे खड़की ने हॉकी पट्टू दिए हैं, बहुत सारे खेल में अच्छे से स्पोर्ट्समैन दिए हैं। तो एक अच्छा स्पोर्ट्स ग्राउंड, इंडोर आउटडोर ग्राउंड हमें खड़की के लिए आप दीजिए, इतना ही हमारी रिक्वेस्ट है। ये सब नहीं हो सकता है तो सर हमारी रिक्वेस्ट है, आपको कॉर्पोरेशन में मदद कीजिए। ये तो भी जल्दी हमारा जल डूब रहा है अभी, लेकिन हमारा जल अभी तक भी डूब रहा है सर। तो हमारी रिक्वेस्ट है, ये सब नहीं होता है, कैंटोनमेंट एक्ट अमेंडमेंट नहीं होता है, ये सब मैंने जो बताया वो चीजें नहीं होती है। तो हमारी सब रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कृपया इसको कॉर्पोरेशन में लीजिए। इतना ही मैं लेना चाहता हूँ, और पूरे खड़की वालों की तरफ से मैं आपका दिल से आभार मानता हूँ कि आप अपना कीमती समय हमारे विधायक साहब के लिए यहाँ पे आए और प्रचार में सहभागी हुए, इसलिए मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर।
की चुनाव लड़ने की। और मुझे याद है कि साहब जब मैं राजा जी को शायद याद नहीं, हम चुनाव जीतने के बाद मैं मेरे पिताजी के साथ वहाँ आया था और हम बैठे थे तो उन्होंने कहा, ऐसे पूछ रहे थे कि बताओ मुझे राजनीति में, अनिल मेरे पिताजी को बोल रहे थे कि अनिल जरा बताओ राजनीति में यशस्वी होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है। तो मैं था वहाँ पे सिर्फ बैठा हुआ था, तो किसी ने कहा हार्ड वर्क करना चाहिए, किसी ने कहा ओरेटरी अच्छी होनी चाहिए, और राजनाथ जी ने कहा नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट गुण जो होता है वो कॉमन सेंस होता है, समय सूचक का। मेरे इतने दीर्घ काल में राजनीति में अपना अस्तित्व बनाए रखना, और कभी कभी ऐसे मन में आता है कि इतने डिग्निटी से, इतने जो डिग्निफाइड पद्धति से राजनाथ जी आप कंडक्ट करते हो खुद को, वो खुद ही बहुत ऊर्जा दे जाता है हम सब लोगों को जो राजनीति में आज काम करना चाहते हैं। और उनके स्वास्थ्य के बारे में भी मुझे बहुत बहुत ऐसा लगता है कि बहुत उन्होंने खुद के स्वास्थ्य को, जो फिट इंडिया मूवमेंट है, उसके लिए हमारे राजनाथ जी उसमें से उदाहरण है कि जिस तरह से उन्होंने अपने स्वास्थ्य को भी इतने राजनीति के लंबे दौर में उन्होंने खुद को जिस तरह से मेंटेन करके रखा है। तो कुछ पर्सनल मुझे ऐसा लगा कि आज पहली बार राजनाथ जी के सामने बात कर रहा हूँ, अनिल जी का लड़का हूँ, तो मुझे लगा कि 2 शब्द मेरी तरफ से आपको कह दूँ। सबसे प्रथम राजनाथ जी, आपने हमारे यहाँ पे पुणे मुंबई, जो ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे है, उसका रुंदीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण, ये यहाँ पे खड़की के एक्सेस के लिए बहुत जरूरी सा एक्सटेंशन उसका था। उसमें एक जो पैच था 2.25 किलोमीटर का, वो बहुत यानी रेलवे स्टेशन के सामने डिफेंस लाइन में आता है। हमारे स्वर्गीय गिरीश बापट जी आपसे उस वक्त पे बहुत उन्होंने आपसे फॉलोअप किया था, और आपकी ही वजह से वो हमको 2.25 किलोमीटर का जो पैच था उसकी परमिशन मिली, और आज हमारा जो पूरा मुंबई हाईवे है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और उसकी वजह से ट्रैफिक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है। खड़की, जहाँ तक मैं जानता हूँ, 5 साल में मैं यहाँ पे विधायक रहा हूँ, मेरा एक अलग संबंध नाता खड़की तरफ से बन चुका है, क्योंकि बहुत ही अलग छोटा सा हमारा खड़की है, लेकिन पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड का वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और जिस तरह से एक बाजार है जो हमारे व्यापार के लिए हमारा खड़की बहुत फेमस है, उसके साथ साथ डिफेंस लैंड भी बहुत बड़ी मात्रा में है, और बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ भी है। तो इतने साल से, जैसे भास्कर साहब ने कहा, कि बहुत यहाँ पे फंड की जो मेन प्रॉब्लम है कि हमको डिफेंस से जो फंड होता है वो एडिक्वेट नहीं होता, और बाजू में ही पुणे महानगर पालिका है। पुणे महानगर पालिका जैसे सबसे समृद्ध महानगर पालिका में से एक है, और फिर जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ होगी, वाटर की फैसिलिटीज़ होगी, ड्रेनेज की फैसिलिटीज़ होगी, ये सारी जो फैसिलिटीज़ पुणे पीएमसी कॉरपोरेशन में बाजू में ही मिलती है, तो हमारी खड़की कैंटोनमेंट बोर्ड को नहीं मिलती। ये सबसे बड़ी व्यथा हम सबकी है, और ऐसे नहीं है कि कैंटोनमेंट बोर्ड बहुत कोशिश करता है, वो भी उनकी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करते हैं। जो भी सीईओ आते हैं, हमेशा उन्होंने अच्छा ही काम करने की कोशिश की है, लेकिन जो इनकम सोर्स है, वो इनकम सोर्स बहुत कम होने के कारण जो बेसिक सोई सुविधा है, सैलरीज भी कभी कभी टाइम पे नहीं होती, ऐसा बहुत प्रॉब्लम वो बढ़ते जा रहा है। तो मेरी आपसे विनती है कि हमने जो स्टेट गवर्नमेंट के पास प्रपोजल अभी मर्जर का भेजा है कि अगर हमारा खड़की कैंटोनमेंट बोर्ड, पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड, ये सारे अगर पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आ जाए, तो खड़की जो है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और बहुत बड़ा विधायक काम जो काफ़ी सालों से लोग अपेक्षा कर रहे हैं वो हो सकता है। तो हम जैसे ही ये चुनाव हो जाते हैं, तो हम पूरे हम स्टेट गवर्नमेंट से फॉलोअप करके आपके पास भी वो प्रपोजल भेज देंगे। विनती है कि हमारी खड़की का हित देखते हुए अगर केंद्र सरकार से
वो निर्णय हो जाए तो आगे के जो जनरेशन्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूँ कि खड़की के लिए पिछले 5 साल में, मैं बाकी शिवाजी नगर का आज नहीं बात करूँगा कि खड़की आज में हम आज यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं और खड़की के लिए मुझे बहुत अभिमान है कि जब भी हमारी महायुति की सरकार आई तो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब हैं, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और आदरणीय DCM सर हमारे अजीत दादा पवार साहब हैं, उन्होंने भूतल भविष्य ऐसे 15 करोड़ रुपए की जो फंड है वो हमारे खड़की के लिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया। और मुझे बहुत आनंद है कि आप लोगों ने जहाँ जहाँ, यानी हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो दिखता है, सारे ड्रेनेज के लाइन्स, वाटर के जो सप्लाई वाटर की लाइन है उसके लिए CCTV है, इस सब के लिए 15 करोड़ रुपये का फंड यूटिलाइजेशन किया और काफ़ी हद तक हमने जो प्रॉब्लम हमारी सारी झुग्गी झोपड़ियों में आ रही थी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की और आगे भी अभी लगभग 10 करोड़ रुपए का फंड ये हमारे पास रेडी है। तो मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब तक हमारा मर्जर का निर्णय हम फॉलो करके करवा कर नहीं लेते, मुझे बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है और देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी कहा है खड़की के लिए बिल्कुल फंड कम नहीं पड़ेगा। ये हमारे लिए बड़े ही आधार देने वाली जो हमारी सरकार है, महायुति की सरकार है। और दूसरी जो हमारी बहुत जो फॉलो करके हमारा जो भोटकिल से खड़की का जो ब्रिज है उसका भी काफ़ी, यानी जो अभी शुरू हो गया उसका भी मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार की दिवाली के इस बार अभी काफ़ी हद तक हमारा जो व्यापार है वो बढ़ चुका है। तो हम जो पुराना ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे है, जो कनेक्टिविटी खड़की की है भोटकिल से लेकर खड़की तक, ये भी हमारे जिस तरह से हम कनेक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं वो बढ़ा रहे हैं। हमने रेलवे अंडरब्रिज जो है उसका भी, जो हमारे 2 अंडरब्रिजेस है रेलवे में और एनजेसी, उसका भी जो हमारा वाइडनिंग है अंडरपास का, उसका भी DPR का काम शुरू हो चुका है। अगले साल इसी वक्त तक हमारे ये दोनों अंडरपासेस वाइडन हो जाएंगे। उसके कारण हमारे जो यहाँ पे जो लोडिंग है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सब महायुति की पूरी सरकार ये आपके साथ है, खड़की के सारे जो निवासी हैं उनके साथ हैं और आगे के 5 साल में जो भूतों का भविष्य ऐसा जो विकास जो कामकर साहब ने अभी कहा कि 75 साल में जो नहीं हो पाए वो अगले 5 साल में हम करके दिखाएंगे, विश्वास व्यक्त करता हूँ और अपने आगे का विराम देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, जिनके विचार सुनने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित है, बहुत बल भी आया है। मैं देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी को बड़े सम्मान से यहाँ आमंत्रित करता हूँ, वो अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। चरण आदरणीय राजनाथ सिंह। विधायक और यहाँ के प्रत्याशी श्री सिद्धार्थ जी शुरुले, शहर अध्यक्ष श्री धीरज जी घाटे, श्री राजे रानी पांडे, श्री एडवोकेट PFK जैन, कृष्ण कुमार जी गोयल, अध्यक्ष खड़की शिक्षण संस्था, श्री दुर्योधन भास्कर, उपाध्यक्ष खड़की शिक्षण संस्था, श्री अभय जी सावंत, श्री कमलेश जी चास्कर, श्री कार्तिक जी श्रीवर्धन, सुनीता वाडेकर, श्री आनंद शाहजड़ी चक्रवर्ती शिक्षण संस्था, यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो एक नारा हो जाना चाहिए, जय भवानी। प्रारंभ यहीं से करता हूँ। कोई लंबा भाषण देने के लिए आप सबके सामने नहीं खड़ा हुआ हूँ। मुंबई में भी सार्वजनिक सभा को संबोधित करके आया हूँ, एक दूसरी सार्वजनिक सभा पुणे में और है, वहां भी मुझे जाना है। लेकिन आप जानते हैं कि भी आज के 5 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था। लोकसभा चुनाव में कुछ राज्य ऐसे थे कि भारतीय जनता पार्टी को जो कामयाबी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली।
हमारी अपेक्षा के अनुरूप चुनाव परिणाम नहीं रहे। उन राज्यों में हरियाणा था, महाराष्ट्र, ऐसे कुछ 3, 4, 5 राज्य थे जहां पर कि हमारी अपेक्षा के अनुरूप चुनाव परिणाम नहीं मिले। लेकिन जब हरियाणा, जहां पर लोकसभा के चुनाव में हमारी अपेक्षा के अनुरूप कामयाबी नहीं मिली थी, तो हरियाणा में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो विधानसभा के चुनाव में हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की झोली भर दी और भारतीय जनता पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनी। मैं यह मानकर चलता हूं यही स्थिति अब महाराष्ट्र में हो गई है। जो राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन सबका यह कहना है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार बनना यह सुनिश्चित हो गया है, कोई ताकत अभी से चाल नहीं। ऐसी स्थिति क्यों हुई है? वह इसलिए हुई है कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हुए देश ने देखा है, और यहां पर भी एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में सरकार को, उस नेतृत्व के साथ हमारे देवेंद्र फडणवीस जी हैं, अजीत पवार जी, इन सबके नेतृत्व में सरकार को काम करते हुए लोगों ने देखा है। स्वाभाविक है कि कांग्रेस की सरकारों से इसकी तुलना करेंगे तो सहज रूप से इस नतीजे पर लोग पहुंचेंगे। अच्छी सरकार चलाने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी, अच्छी सरकार चलाने वाला कोई गठबंधन है तो एनडीए, सहज रूप से इसे लोग स्वीकार करेंगे। और आप जानते हैं लंबे समय तक देश में कांग्रेस का शासन रहा है, लंबे समय तक कांग्रेस का है, लेकिन आज कांग्रेस की हालत इतनी पतली हो गई है, इतनी पतली कांग्रेस की हालत हो गई कि जिसके गले पड़ जाए उसका डूबना तय। आप पूरे उदाहरण ऐसे 10, 15, 20 आपको दे सकता हूं, लेकिन लंबा उदाहरण नहीं दूंगा। मैं यहां के लिए बतलाना चाहता हूं क्योंकि यहां भी कांग्रेस हमारे उद्धव जी की जो शिवसेना है और एनसीपी की गले पड़ गई है, तो अब उद्धव जी की शिवसेना और एनसीपी हम मान लें कि अब उनका डूबना तय है। कांग्रेस का भी यही इतिहास है। कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि अपने पैरों पर वो नहीं खड़ी हो पा रही। मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसी कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, गरीबी नहीं हटा पाया, लेकिन आपने देखा करिश्माई काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया। 2014 में आप लोगों ने हम लोगों की सरकार बना दी और आपने देखा 8 वर्षों के अंदर इस हिंदुस्तान में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी किसी सरकार में आती है। हम लोगों का एक संकल्प है कि आज आगामी 7, 8 से लेकर 9 वर्षों के अंदर हिंदुस्तान में हम किसी को गरीब नहीं रहने देंगे, गरीबी रेखा से ऊपर सबको ले जाएंगे। यह हम लोगों का संकल्प है। कामकाज का जहां तक प्रश्न है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आजाद भारत में 75 वर्षों में बहुत सरकारों ने काम किया है, लेकिन हमारी सरकार जहां जहां भी रही है अच्छा फॉर्माट में किया। 2014 से लेकर आज 2024 से चल रहा है, 10 वर्षों में केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को काम करते हुए आपने देखा है। कौन इस सच्चाई को नकार सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का स्टेचर, भारत का कद बढ़ा है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं लेती थी कि भारत तो कमजोर देश है। लेकिन बहनों भाइयों, 10 वर्षों के अंदर ही वह परिवर्तन हो गया है कि आज इंटरनेशनल फोरम पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है और यह हमारी सरकार के काम हुआ है। गरीबी का जहां तक सवाल है, 25 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी से बाहर किया है। देश में धन दौलत, उसको अंग्रेजी में कहते हैं इकोनॉमी की साइज, धन दौलत के मामले में भी हमारा भारत जो पहले 11वें स्थान पर था वह जंप लेकर 5वें स्थान पर आ गया है।
और सारे विश्व के अर्थशास्त्री, सारी वित्तीय संस्थाएं अब यह दावा कर रही हैं, उनका यह कहना है कि साहब ज्यादा दूर नहीं है, 2-2.5 वर्ष के अंदर 2027 आते आते धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में यह भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा होगा। एक अमेरिका होगा, दूसरा चाइना होगा और तीसरा यदि कोई देश होगा तो भारत होगा। महाराष्ट्र की यदि मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में आप जानते हैं गैस सिलेंडर महिलाओं को मुहैया कराने का काम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत किस सरकार ने किया? हमारी सरकार ने किया। और आज महाराष्ट्र में हमारे पास आंकड़ा है 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन मिल रहा है, मुफ्त गैस कनेक्शन मिल रहा है। और जल जीवन मिशन के तहत 1.25 करोड़ घरों में नल पहुंचा है और नल के माध्यम से लोगों को जल मिल रहा है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 26 लाख से अधिक लोगों को केवल महाराष्ट्र में मकान मिले। बहुत सारी उपलब्धियां हैं। यहां पर बड़ी संख्या में बहनें बैठी। एक इतने कम समय में जब से योजना प्रारंभ हुई है 1 करोड़ से अधिक लोगों को लखपति बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। लखपति दीदी बनाने का काम किया। महायुति सरकार के बारे में फिर से मैं दावा करता हूं कि बहुत ही अच्छा काम किया है महायुति की सरकार ने। और सबसे बड़ी बात कि जो 2.5 लाख रुपए तक की जिनकी आमदनी रही है और 21 से लेकर 65 साल तक की जिनकी उम्र रही है उनको आर्थिक मदद भी 1500 रुपए की मुहैया कराई है यहाँ की सरकार ने। यह सरकार बधाई की पात्र है। और इसी के साथ एक बात और याद दिलाना चाहता हूं। राजीव गांधी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो एक बार भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, हमारे देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि मैं दिल्ली के बैंक से 100 पैसा नीचे भेजता हूं तो बामुश्किल 14-15 पैसा लोगों की जेबों तक पहुंच पाता है। देखा आपने करिश्मा हमारे प्रधानमंत्री का, हमारी सरकार का, कि बहनों भाइयों ऐसा सिस्टम बना लिया कि दिल्ली के बैंक से यदि 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में होता है। 1 पैसा भ्रष्टाचार की होता है। सिस्टम में, व्यवस्था में परिवर्तन लाकर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। अब मैं महाराष्ट्र का उदाहरण दूं। एक बाड़वर पोर्ट बोलते हैं, बाड़वर पोर्ट, इसकी आधारशिला हमारे प्रधानमंत्री ने रखी है। और मैं बताना चाहता हूं हिंदुस्तान का ये अब तक का सबसे बड़ा पोर्ट बनने जा रहा है, सबसे बड़ा पोर्ट बनने जा रहा है। और अब तक हिंदुस्तान में जितने भी पोर्ट थे, बंदरगाह थे, उनकी जितनी क्षमता थी उससे कहीं अधिक क्षमता केवल महाराष्ट्र में बनने वाले इस पोर्ट की होने जा रही है। छोटी छोटी चीजें, 70 वर्ष की आयु के लोग, चाहे किसी आय इनकम ग्रुप की क्यों ना, उनके लिए जो सुविधा हमारी सरकार ने आयुष्मान कार्ड देकर दी है। और मैंने कहना चाहता हूं आप अपने क्षेत्रों में देखिए, 70 साल के ऊपर के जो लोग हैं यदि उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आप कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है उन तक जाइए और उनसे आग्रह करिए, उनका फॉर्म भरवाइए और आयुष्मान कार्ड उनको मुहैया कराइए ताकि 5 लाख रुपए तक का 1 साल में मुफ्त इलाज हो सके। ऐसे ही आयुष्मान कार्ड पहले भी हमारी सरकार ने बहुत सारे लोगों को मुहैया कराया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उन्होंने संविधान की रचना की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए उस संविधान को लेकर राहुल जी आजकल चारों तरफ घूम रहे हैं। जातिगत जनगणना कराऊंगा। अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तक का तो सम्मान किया ही नहीं। चुनाव में लड़े थे, उनके खिलाफ आपने प्रत्याशी खड़ा कर दिया। उनको पराजित करने के लिए एक भी आपने नहीं छोड़ी। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आज भी आधुनिक भारत के निर्माण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जितना बड़ा योगदान है लेकिन उन्हें जो श्रेय मिलना चाहिए था, मेरे दोस्तों, वो श्रेय उन्हें नहीं दिया गया। बाबा साहब को कम से कम कुछ न किए होते, भारत रत्न की उपाधि देकर सम्मानित कर दिया होता। मैं मानता हूं बाबा साहब भारत रत्न की उपाधि के भूखे नहीं थे, लेकिन किसी को सम्मानित करने का तरीका होता। कांग्रेस ने नहीं किया।
साहब को भारत रत्न मरणोपरांत देने का काम यदि किसी ने किया तो हमारी सरकार ने किया। और जहां जहां पर देश और विदेश में उन्होंने काम किया है वहां पर भव्य निर्माण कराया है और उसको पंच तीर्थ की संज्ञा दी है। यह काम भी यदि किया है तो हमारी सरकार ने किया है। अब कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस संविधान को यदि कोई बचा सकता है तो कांग्रेस ही बचा सकती है। बहनों मैं कहना चाहता हूं संविधान में सर्वाधिक संशोधन यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। इमरजेंसी के दौरान 42वां संशोधन जो इन्होंने किया था उसमें सबसे बड़ी बात संविधान की आत्मा जो प्रेमबल होती है, प्रस्तावना होती है, उसमें भी परिवर्तन कर डाला। और ये लोग यह दावा करते हैं कि हम देश को बनाएंगे। आप लोगों को फैसला करना है। हालत इन लोगों की यह थी कि एक ही देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान चल रहे थे। धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा, वहां का मुख्यमंत्री पहले वजीर आजम बोला जाता था, मैं प्रधानमंत्री, वहां का अलग झंडा होता था, भारत का झंडा अलग होता था। हम लोगों ने 1951 में 1951 में जॉनसन के रूप में काम करते हुए हमारे नेताओं ने संकल्प लिया था जब तक हमारी सरकार बन जाएगी संसद में बहुमत मिल जाएगा, चुटकी बजाकर हम धारा 370 को समाप्त करेंगे और हिंदुस्तान में अन्य राज्यों का जो दर्जा होगा वही जम्मू कश्मीर का भी दर्जा होगा। करके दिखा दिया। और ये अगर बातें कर रहा हूं तो यह आपको बताने के लिए कि हिंदुस्तान की अकेली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, अकेला गठबंधन एनडीए जो कहता है वो करता है। हमारे कहने और करने में, वर्ड्स और डीड्स में कभी कोई अंतर नहीं रहा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, प्रेस के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो को तब से उठाकर 2014, 2019 और 2024, 2014, 2019, 2024 और मैंने ही बनाया है। मैं संयुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष था 2014, उठाकर देख ले, एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसे हमने पूरा न किया। हमारे कहने और करने में कभी कोई अंतर नहीं रहा। विश्वास, भरोसा यह इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है बहनों भाई। और किसी इंसान के कारण भरोसे और विश्वास का संकट पैदा होता है तो मैं समझता हूं कि वह इंसान उस पर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। और जो जो बातें हम लोगों ने अपने घोषणा पत्रों में कही है हर चीज पूरी करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। महाअघाड़ी जब बन गई है, पता नहीं क्या हो गया हमारे उद्धव जी को, क्या सोचते होंगे स्वर्गीय बाला साहब जी ठाकरे। सत्ता के लिए उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता कर दिया। आप ये कभी सोच सकते थे कि ऐसा भी होगा? बाला साहब ठाकरे ने जो पार्टी खड़ी की है, और मेरे भाइयों सत्ता रहे या न रहे, भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। अजीबोगरीब हालात इन लोगों ने पैदा किए। इसीलिए मैं कहने जा रहा हूं, महाअघाड़ी सरकार तो बनने वाली नहीं है, लेकिन बन जाती तो उनके लिए तो महाराष्ट्र एटीएम की मशीन था, यह हालत हो जाती। और मैंने सुना कि कुछ लोग मिले थे उनसे, गुलेमानों को लोगों ने कहा 10% हमको आरक्षण दीजिए। मैंने भाइयों, मैंने जिंदगी में कभी हिंदू मुस्लिम ईसाई ऐसा राजनीति नहीं की है और क्यों करता भी नहीं। जो न्याय संगत है वो हमारे डंके की चोट पर बोलता हूं और हमारी पार्टी बोलती करती। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। कास्ट, क्रीड और रिलीजन, जाति, पंथ और मजहब के आधार पर हम राजनीति नहीं करते हैं। इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस और ह्यूमैनिटी हमारी राजनीति का है। इस आधार पर हम राजनीति करते हैं। और ये आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, सुना है कि पीठ पीछे शायद किसी ने आश्वासन दे दिया कि नहीं हमको नहीं मालूम है, लेकिन सुना है कि दे दिया है। ऐसे देश चलेगा?
सरकार चलाने की कला भी किसी के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास करके हम लोगों ने दिखाया है। आपने देखा दुनिया के मुस्लिम देशों का, बड़े मुस्लिम देशों का जो सर्वोच्च सम्मान था दुनिया के किसी प्रधानमंत्री को मिला है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। अभी अमेरिका में भी गए, वहां पर भी उनको सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं, डिफेंस का जहां तक सवाल है, आप लोग जानते हैं 2014 में हमारी सरकार बनी थी तो हम लोग 600 करोड़ रुपए के बम, तोप, गोले, हथियार दुनिया के दूसरे देशों को भेजते थे, यानी निर्यात करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। और आज आपको मालूम है 600 करोड़ 2014 के पहले, अब हम लगभग 23,000 करोड़ रुपए का खर्च और 2029-30 आने दीजिए 50,000 करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं बम, दो गोले और हथियारों का। भारतीय सेनाओं का मनोबल बढ़ा है, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके दिखा दिया है कि भारत के अंदर यह कुव्वत है कि जरूरत पड़ी तो इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकता है। यह भारत की आतंकवाद के खिलाफ भी जंग चल रही है। तो मैं आप सबसे यही कहने आया हूं कि आप सबका समर्थन, हमारे सिद्धार्थ शिरोडे हमारे मित्र थे, अनिल जी, इनके पिताजी, विडंबना है कि हमारे बीच नहीं रहे। सॉरी मैं वापस लेता हूं। हाँ, सांस गिरीश बापट जी के मुझे सॉरी, क्षमा कीजिए, मैं अपने वापस लेता हूँ। मीडिया के लोग को भी वो करें, नाम लेने में थोड़ा सा त्रुटि हो गई। और हमारे मित्रों में से हैं और मैं जानता हूं उनके भी चरित्र को, उनकी भी कार्यशैली को भी अच्छी तरह जानता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सिद्धार्थ शिरोडे भी उसी रास्ते पर कदम आगे बढ़ाएंगे और जनहित के लिए जो भी करना होगा सिद्धार्थ शिरोडे। और हमारे एक सांसद जिनकी चर्चा आप लोगों ने की वो बेचारे नहीं रहे, मैं आया था उनके देहावसान के बाद उनके परिवार के सदस्यों से भी मैं मिला था। मैं पहले उन्हीं का नाम लेना चाहता था, अभी आप लोगों ने कुछ मांगे रखी हैं, लेकिन चुनाव के समय की एक आचार संहिता होती है चुनाव की, उसमें कोई भी मंत्री कोई आश्वासन नहीं दे सकता। लेकिन सिद्धार्थ को सब मालूम है, तो बात हुई है, फिर मिलेंगे, लेकिन सिद्धार्थ को भारी मतों से जिता दीजिए। चलें चलें, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय श्री राम। समारोह की अंतिम घड़ी की ओर बढ़ते हुए आभार ज्ञापन करनी है। विधानसभा की चुनाव सभा के लिए हमारे देश के राज्य मंत्री, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह जी आए हैं। मैं पूरे खड़की छावनी परिषद की तरफ से उनका धन्यवाद देता हूँ और उन्हें आश्वासित करता हूँ कि सिद्धार्थ शिरोडे जी को खड़की छावनी परिषद से ज्यादा से ज्यादा भीड़ देकर हम चुन के लेके आएंगे। और ये मंच पे सभी जो उपस्थित हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सब एक बार बता देंगे, सिद्धार्थ शिरोडे।